हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर मैथ्स बुक क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 9 है उसको आज पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 10th क्लास में पहली बार ये जो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे, तो जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं, हो सकता है कि उनको ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता होगा कि ये क्या चीज़ हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। बट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही चैप्टर है। देखिए, थोड़ी देर में आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस कितना ईज़ी टॉपिक है, कितना ईज़ी चैप्टर है। तो लेट्स मूव, डायरेक्टली हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बिल्डिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग्स क्यों दिखा रहा हूँ? ये बिल्डिंग्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस चैप्टर में, इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स में ऐसे-ऐसे बिल्डिंगों के हाइट हम लोग बहुत ही आसान और ईज़ी वे में निकालेंगे। ये एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं, अगर ये टावर को आप देख रहे हो, तो ये हम लोग का शंघाई टावर है जो चाइना में है। इस टावर की कितनी हाइट है आप नेट पे चेक कर लीजिए और इसको हम लोग ईज़ी वे में कैलकुलेट करेंगे। इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को हम लोग बताने की कोशिश करेंगे आपको। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे जस्ट अब आपको यहाँ पे खड़ा हूँ और ये एक हमारा बुर्ज खलीफा जो यूनाइटेड अरब अमीरात में, ये हमारा दुबई में जो ये टावर है, अब इसकी हाइट मैं जानना चाह रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा भाई? तो हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करूंगा और हाइट एंड डिस्टेंस में जो जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उनकी मदद से मैं इसकी हाइट निकाल पाऊंगा। आप देखिए मैं क्या लिखा हूं, लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी इमेजिन्ड। ये हम लोग टॉप ऑफ द मीनार को देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है और इसको बिना हम लोग एक्चुअल हाइट मेजर किए हुए इसका हम लोग हाइट निकाल देंगे। चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। देखिए, इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में सबसे पहला चीज जो क्वेश्चन मार्क मैंने आपके सामने रखा है वो है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, 5 मिनट की थ्योरी है। 5 मिनट की थ्योरी में आप देखने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कितना आसान है। तो पहला चीज होता है लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृश्य रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? दृश्य रेखा। और ये दृश्य रेखा होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपली आप क्या कहेंगे कि जो आदमी देखने वाला है, जो व्यूअर है, व्यूअर, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देखना चाह रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर के आंख से एक लाइन, तीर निकालिए, यहां से एक तीर निकालिए जो इस ऑब्जेक्ट, व्यूअर के आंख से निकल के एक तीर सीधे कहां जा रही हो? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट, दृश्य रेखा। तो ये पहला चीज है हाइट एंड डिस्टेंस समझने के लिए कि आपको लाइन ऑफ साइट समझना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ साइट का मतलब जिस चीज को आप देखना चाह रहे हैं, तो अपनी आंखों से एक रे को निकालिए, एक लाइन निकालिए, एक स्ट्रेट लाइन, और वो उस ऑब्जेक्ट तक जाके पहुंचे। जैसे हमने क्या किया, अपनी आंखों से एक रेखा निकाल के यहां ऑब्जेक्ट तक पहुंचा दिया। ये लाइन ऑफ साइट है। अब यहां देखिए, ये मैडम को मान लीजिए कि इन्हीं को मैं देखना चाह रहा हूं। आज फिलहाल मैं इनको ऑब्जेक्ट के रूप में इस मैडम को देखना चाह रहे हैं और यहां से देखना चाह रहे हैं। यहां पे मान लीजिए ये हमारा व्यूअर है। तो ये व्यूअर जो है, इसके लिए लाइन ऑफ साइट क्या होगा? इसके आंख से निकलने वाला तीर जो इस मैडम तक पहुंचता हो, मैडम के आंख तक ये जो तीर पहुंच जाएगा ना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा। एकदम स्ट्रेट लाइन जो व्यूअर के आंख से निकल के ऑब्जेक्ट तक पहुंचता हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। हाँ देखिए, ये ये है मेरा लाइन ऑफ साइट। दिस इज माय लाइन ऑफ साइट। मैं, ये मेरे लिए आज ऑब्जेक्ट का काम कर रही हैं, इनको ही देखना चाह रहे हैं। और देखने वाला कहाँ पे है? देखने वाला यहाँ पे है, व्यूअर यहाँ पे है। तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और इस समय ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है और देखने वाला आदमी नीचे है। नेक्स्ट, अब अगला सवाल मैं आपके सामने लाया हूं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये तो आप समझ गए। ओके,
तो लाइन ऑफ साइट क्या हुआ, अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं यहां हूं, तो मेरे आंखों से निकलने वाला रे जो डायरेक्ट यहां तक पहुंचेगा, ये है मेरा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ओके, तो लाइन ऑफ साइट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है मेरा, ये वाला ये लाइन ऑफ साइट। अगला चीज पूछा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशंस। अब अगला सवाल है एंगल ऑफ एलिवेशंस। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है, और हम यहां पर हैं। जनरली क्या होता है, आदमी खड़ा होता है तो कैसे देखता है, एकदम ठीक सामने देखता है आपने। तो आदमी जनरली आदमी ऐसे देखता है सामने की तरफ। जनरली अगर कोई आदमी है तो देखेगा सामने, भाई क्या चीज है। तो ये क्या ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से निकला है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आदमी के, ये जो व्यूअर है उसके आंख से निकला हुआ है, व्यूअर्स आई से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकला हुआ है, सीधी रेखा। और इस रेखा से कितना ऊपर मेरा लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अगर मेरा आंख ऐसे था, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो अब देखने के लिए हम अपने इस लाइन ऑफ, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ऐसे ऊपर करेंगे, यानी इस लाइन से कितना एंगल ऊपर जाएंगे, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशंस कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आई बात। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, या हमारा जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो आंख से निकलेगा, और जो ये लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग पहले वाले में देख सकते हैं, ये देखिए, ये आंखों से मेरा निकला हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है हमारे आंखों से निकल रही है, किसके आंखों से, व्यूअर के आंख से निकलता है। और ये जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, व्यूअर नीचे है। तो इस लाइन ऑफ साइट जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल ऊपर है, या अगर आप ये सोचिए कि अगर हम सीधे देख रहे होते तो हमें तो ये मैडम नहीं दिखती, तो हम अपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा है, जो हम सीधे देख रहे हैं, कितना एंगल हम उसको ऊपर, जैसे मान लीजिए कि मेरे आंखों से ये तीर हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कितना एंगल ऊपर उठाएंगे कि जाके हम इस मैडम को देखने लगेंगे। तो ये जो एंगल थीटा होगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस, एलिवेशन। और हमेशा याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में हमारा व्यूअर नीचे होता है और ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा और व्यूअर जो है हमेशा नीचे होगा। एक आंख से व्यूअर के आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगा, और वो लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इनके बीच का जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा। तो एक चीज, अब यहां तक तो हमने आपको समझा दिया था। अब अगला चीज हम चल रहे हैं, लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। यही चीज अभी जस्ट मैंने समझाया था आपको कि ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है इस मैडम के लिए, क्योंकि मैडम को हम ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, इनको एक वस्तु समझ रहे हैं। और ये हमारा व्यूअर है, व्यूअर, व्यूअर के आंखों से निकला हुआ तीर जो मैडम के आंखों तक पहुंच जाए, ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाए। और ये व्यूअर के आंख से निकला हुआ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो एंगल है, दैट एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऐसे आंखों को ऊपर करना है, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर किए कि ऑब्जेक्ट दिखने लगा। अगला चीज, अब थोड़ा हमने स्थिति को बदला है, जगह बदला है। अब क्या हुआ, ये मैडम अब हमारा व्यूअर है, व्यूअर अब हमारा ऊपर आ गया। दिस टाइम माय व्यूअर इज अप, व्यूअर ऊपर है, और इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इस बार ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया है। अब ये देखिए, ये व्यूअर है, ये ऑब्जेक्ट है। सो अब लाइन ऑफ साइट व्यूअर के आंख से, इनके आंख से निकल के वहां तक पहुंचना चाहिए। हाँ, ये है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। थोड़ा सा सीधा लाइन खींचेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है मेरा।
जो हमारा व्यूअर के आंख से निकल के यहां ऑब्जेक्ट तक आ रहा है। ओके, अब आ जाइए यहां पर, ये हमारा व्यूअर से हमारा ऑब्जेक्ट तक जो लाइन आ रहा है, ये लाइन ऑफ साइट है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऑब्जर्वर या व्यूअर जो होगा वो ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा, उस समय लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ है। ये जैसे देखिए, ये है, ये इनके, ये हमारे व्यूअर है, देखने वाला आदमी है व्यूअर, और ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो नीचे है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इनको ये देखना चाह रही हैं तो इनकी आंखों से एक लाइन निकलेगा, ये वाला लाइन, ये वाला। ओके, ये लाइन यहां पहुंच गया, दिस इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब यहां पे मैंने बोला कि लाइन ऑफ साइट, ये तो मैंने बता दिया जब व्यूअर ऊपर है। अब यहां एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज है यहां पर? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे क्या करना है, व्यूअर के आंख से तो ये लाइन ऑफ साइट निकला, व्यूअर के आंख से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन ऑफ साइट के बीच में कितना एंगल है, ये नीचे की तरफ। अगर जाहिर सी बात है कि अगर मुझे उनको देखना होता और मैं यहां होता, तो अगर मैं सीधे देख रहा होता इस डायरेक्शन में तो नहीं देख पाता। अपने इस लाइन को कितना नीचे लेकर जाएंगे कि लाइन ऑफ साइट में ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैच कर जाए, तो ये जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि इस समय आपका व्यूअर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है। मैंने दो ही चीज आपको बताया, एक बताया लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे है, आदमी नीचे है देखने वाला, और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो हमारे आंख को ऐसे करना पड़ेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या है कि आदमी ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो मुझे ऐसे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कितना नीचे झुकाए, ये एंगल हमारा लाइन ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। लाइन ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। तो डिप्रेशन के केस में हमेशा व्यूअर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी वाले बुक में ये फोटो दिया हुआ था, आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट लिखा हुआ है, नीचे में ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये जस्ट जो अभी मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ये व्यूअर, ये देखने वाली है, यहां से देख रही है ऑब्जेक्ट को जो है, तो लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट कितना नीचे है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, अब मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी सवाल बनने थे उसके लिए हमने आपको बताया। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशंस क्या होता है। ये छोटा सा थ्योरी मैंने आपको अभी बताया। अब उसके बाद हाइट ऑफ डिस्टेंस के प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको ये तीन चीज साइन ए, कॉस ए और टैन ए का डिफिनीशंस आना चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए, कॉस ए और टैन ए का डिफिनीशंस क्या होता है, ये आपको जानना है। तो आप ये देखिए, मान लीजिए कि जिस एंगल ए की बात की जा रही है, ये जो एंगल ए की बात की जा रही है, ये एंगल ए, एंगल ए के सामने क्या है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और बचा हुआ चीज क्या कहलाता है, बेस। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। अब डिफिनीशंस क्या है, साइन ए का डिफिनीशन, साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब बीसी डिवाइडेड बाय एसी। ओके, ये डिफिनेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस ए, तो कॉस ए इज नथिंग बट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एंड tan a is nothing but perpendicular divided by base, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये है हमारा साइन ए, कॉस ए का डिफिनीशंस। मैंने, अगर आपको याद कीजिएगा कि पहले मैंने आपको कुछ बताया था
कुछ जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे, तो हमने आपको बताया था कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए को याद रखने का बहुत एक आसान टेक्निक बताया था। वो क्या बताया था, आप थोड़ा सा याद कीजिए, अपने मेमोरी को रिकॉल बैक कीजिए, और अगर रिकॉल बैक नहीं कर पा रहे हैं तो जो पहले वाला मेरा वीडियोस है जो यूट्यूब पर अपलोडेड है, उस वीडियोस को जरा देख लीजिए। मैंने बताया था कि इसको याद करने का बहुत एक आसान टेक्निक बताया था। आसान टेक्निक क्या बताया था वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, देख लीजिए एक बार, याद रहेगा। लेट्स मिनिमाइज इट। ओके, मैंने आपको बताया था कि एक देहाती कहावत जो है आपको बताया था कि इसको याद रखना। क्या बताया था वो देखिए, मैंने बताया था कि आप याद रखिए ऐसे, ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ये मैंने कहा था कि आपको ये ऐसा याद रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इसका क्या मतलब हुआ भाई, सर इसे क्या हम साइन कॉस टैन को कैसे याद रखेंगे? सो मैंने आपको बताया था कि सोना चांदी तौल, ऊपर वाला जो लाइन है उसका मतलब है एस सी टी, सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित बद्री प्रसाद मतलब पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोल, हर हर बोल में हर हर बोल। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इससे क्या होगा, कैसे याद होगा? सो देखिए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि आप इसमें चले आइए, यहां पर साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस, अब यहां चले आइए, इसमें आ जाइए, कॉस इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सोना चांदी तौल, यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, इससे याद रख सकते। ओके, तो ये एक सिंपल टेक्निक था देहाती लैंग्वेज में, आप इसको याद रख लीजिए। अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर के साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, एंड tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ऑल्दो ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ाई हुई है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स को बताने के लिए मैं आपको ये जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। तो अब तक मैंने आपको दो तीन चीजें बताया, एक बतलाया आपको कि लाइन ऑफ साइट क्या चीज होता है, एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और ये साइन कॉस टैन के बारे में आपको समझाया गया। एक चीज और हम लोग के पास होता था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वेरी सिंपल थ्योरम होता था कि अगर आपके पास ये आपके पास ट्रायंगल है, मान लीजिए दिस इज एंगल ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम बोलता था कि हाइट का हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये चीज भी आगे यूज होगा। ओके, अगला चीज, अगला चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अगला ब्रह्मास्त्र और लास्ट चीज जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस सवाल बनाने के लिए, वो ये है कि इन वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। कौन से वैल्यूज? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, एंड tan इज इक्वल टू tan 0 डिग्री is 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, and tan 90 डिग्री इंफिनिटी अनडिफाइंड। तो ये चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैंने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज में ये कैसे निकल कर आया था, इसके बहुत ही आसान टेक्निक्स भी आपको बताए थे। बट उस आसान टेक्निक को अब मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करने वाला हूँ। आप हमारे उस वीडियोस को जाकर देख लीजिए, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का वो पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसको देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज कैसे है। ऑल्दो यहाँ पे आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जब उस टेक्निक्स में जहां पे मैंने बताया था तो उसमें आपको याद करना नहीं पड़ता, वो सिंपली आप लोग उसको पुट कर देते, तो वो इजी वे में आपको समझ में आ जाता। उस पे जाके वापस जाइएगा, देख लीजिएगा। तो अब तक हमने आपको जो बताया वो ये बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने के लिए बस और बस क्या चीज की जरूरत है? एक लाइन ऑफ साइट, दृश्य रेखा, मतलब जहां मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरी आंखों से एक तीर निकल के ऑब्जेक्ट को जाके छेद कर दे,
मार दे उसको, वहां तक जोड़ दे, मिला दे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप ही जो आप अगर अगर कोई व्यूअर देख रहे हैं या कोई अभी इस वीडियो को देखेंगे, सपोज कीजिए वो जहां पे है तो मेरी आंखों से एक तीर निकले, आप व्यूअर बन जाइए, आप ऑब्जेक्ट बन जाइए और मैं व्यूअर हूं, मैं देखने वाला हूं, तो मेरी आंखों से जो तीर निकलेगा आप तक जाएगा, वो लाइन ऑफ साइट है। अब अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशंस की बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशंस का मतलब यह होता है कि देखने वाला आदमी नीचे बैठा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, इसलिए आपको क्या होगा कि ऐसे देखना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो उस समय क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे है और आप ऊपर है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे यूं, ये लाइन ऑफ साइट होगा, इस तरह से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, राइट। तो ये लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने समझाया। आगे सवाल बताएंगे, सवाल में भी आपको वो चीजें समझ में आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का डिफिनेशन बताया, साइन के जो वैल्यूज होते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, यो इस टेबल में है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ओके, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको क्या कर रहा हूं, इतना ही थ्योरी है। ऑल्दो इसमें जितना भी समय लगा हो आपको बताने में, संभवतः 20 मिनट का समय लग गया है, बट अब 20 मिनट के आगे अब आपके सवाल चुटकियों में बनने वाले हैं। तो हम लोग पहले सवाल की तरफ चलेंगे और वो सवाल होगा मेरा एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स में, हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 141। एनसीईआरटी का जो बुक है, ये है आपका एनसीईआरटी का बुक। ओके, इस एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 141 पे चले जाइए और 141 नंबर पेज पर जाने के बाद 9.1 एक्सरसाइज मिलेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। ओके, ये बुक चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, बिहार बोर्ड में ये बुक हिंदी मीडियम में चलती है और बाकी सभी जगह एनसीईआरटी जहां पे भी फॉलोड होता है सीबीएसई में, वहां पे ये बुक इंग्लिश में है। तो अब आप चाहे जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो, बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड का या एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 141 पे जाइए। सवाल ये है, ओके, सवाल सवाल आपके सामने, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक सर्कस है, तो सर्कस में क्या होता है कि सर्कस में जाएंगे तो सर्कस में एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। वो कहना क्या चाह रहा है कि एक ये पोल है, ठीक है, ये जमीन में गड़ा हुआ एक पोल है, इससे यहां से एक रस्सी बांध दिया गया है, ठीक है, यहां पर। और सो यहां पे एक रस्सी बांध दिया गया, एकदम सीधा रस्सी बांधा गया है। ये कितना है, ये जो पोल है, ये पोल आपको यहां पे दिया हुआ है। पोल का हाइट हम लोग से पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये रस्सी जो है 20 मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। यहाँ पे जमीन में ये पोल के यहाँ पे बांध के, यहाँ पे खींच के, यहाँ पे कांटी से बांध दिया गया है। ये मेरा पोल है, ये आप बेस को ऐसे जोड़ दीजिए। ओके, एंड कहा जा रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, एकदम टाइट करके स्ट्रेच किया हुआ है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट क्या होगी। मान लीजिए इसका अगर नाम हम लोग ए बी सी देना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए बी का वैल्यू क्या होगा। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये जो रस्सी है, ये ग्राउंड से, जमीन से कितना एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब कितना आसान सवाल है, क्या करना चाहिए भाई। ये एंगल सी अगर लेते हो तो इसके सामने क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। और ये है मेरा बेस। अब यहां पे मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। तो अगर कोई भी आदमी से पूछेगा कि साइन सी का इज इक्वल टू, तो साइन सी मतलब यहां पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो हम लोग बताए थे सोना चांदी तौल, हर हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उससे आप निकाल लीजिए। उससे आपको पता चल गया कि साइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ये क्या है, सी का मतलब है साइन 30 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है,
तो साइन 30 डिग्री का कितना मान होता है? थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि भैया साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री उस टेबल में जाके याद कीजिए, इसके थोड़ी देर जस्ट पहले बताया था। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बताया था, आप उसको जाके ध्यान से देखिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं पता है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज 20। यहां से सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 10 मीटर। दिस इज योर सिंपल आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन भारी है भाई? ये आपके बिहार बोर्ड में ये सवाल आने वाला है। ये रहा आपका एक्सरसाइज और ये रहे 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 10 मीटर। फाइन। तो 10 मीटर, क्या ये सवाल भारी है भाई? ये सवाल बहुत ही आसान है। बस टेक्निक्स क्या है कि यू शुड रिमेंबर कि भैया मुझे साइन कॉस टैन का डिफिनेशंस यूज होना चाहिए और साइन के डिफरेंट एंगल्स का वैल्यूज मुझे पता होना चाहिए, राइट? सो अब इस सवाल के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 अगेन पेज नंबर 141 पर मिलेगा। बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है भाई? इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहां है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट मिनट। अब आई सी दिस टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, अभी चूंकि ये फेसबुक पर लाइव था और चूंकि आपको वीडियोस थोड़े से उल्टे आ रहे थे, तो जस्ट अभी एक ने रिमाइंडर बताया तो अभी हम लोगों ने इसको जस्ट दुरुस्त किया। ओके, एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो एक ये है कि एक ट्री क्वेश्चंस को अब हम पढ़ रहे हैं आपके सामने। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। तो आंधी की वजह से एक पेड़ टूट गया। ओके, आंधी की वजह से एक पेड़ टूट गया। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विथ इट। क्या हुआ? ये पेड़ था, ठीक है। ये पेड़ जो है अब आंधी की वजह से टूटा, तो टूटने के बाद मान लीजिए कि इतना पार्ट इसका टूट गया। ओके, तो यहां से टूटा ये पार्ट और ये पार्ट टूट के ऐसे जमीन में गिर गया, राइट? गिर गया और जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। ये 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा, राइट? ये मेरा पूरा पेड़ था। ये पेड़ का इतना भाग आंधी से टूट गया, टूट के ऐसे गिर गया और यहां पर जमीन से 30 डिग्री एंगल बनाने लगा। ये हमारा टूटा हुआ पार्ट है। दिस वाज दिस पार्ट। ये गिर के आया है ये वाला पार्ट, ये। ओके, and the tree, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground, ये जो है यहां से ये दूरी जो है दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर। आपसे कहा जाता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इस पेड़ का हाइट निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट अस सपोज इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, राइट? पेड़ का हाइट क्या है? पेड़ का ओरिजिनल हाइट है बीडी। तो अब हमको क्या निकालना है? ये पार्ट, ये जो डीसी पार्ट टूट के यहां आया है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। हमको निकालना क्या है? ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर।
दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये वाला पार्ट है जो टूट के आया था, ये पार्ट है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में अब हम लोग यूज करते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इफ यू रिमेंबर, tan 30 डिग्री इज सिंपली 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। So perpendicular is how much? So this implies that perpendicular is equal to 8/√3। तो परपेंडिकुलर आपका निकल कर आ गया 8/√3, ये चीज तो निकल गया। अब हाइपोटेनस भी निकाल लिया जाए। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है भाई? हाइपोटेनस निकालने के लिए या तो आप साइन 30 का यूज कीजिए या कॉस 30 का यूज कीजिए, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉस 30 डिग्री फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। cos 30 degree is equal to base divided by hypotenuse. Base is your 8, hypotenuse is h. cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 is equal to 8/h। तो इस तरह से आपके पास h का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 16/√3। ठीक है, तो दो बातें निकल कर आ गई, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल गया और h का वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया। ये चीज हमको निकल गया और ये निकल गया। पेड़ की हाइट क्या होगी? पेड़ का जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू बीडी। बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सीडी इज इक्वल टू हाउ मच इज बीसी? बीसी तो हम निकाल दिए हैं, प्लस जो सीडी है, ये सीडी हमारे इस एसी के बराबर, क्यों यही पार्ट झुक के जमीन में आया था। नाउ दिस इज एसी। तो कितना हो गया भाई? बीसी का मान निकला था 8/√3 प्लस वो निकल कर आया था 16/√3, ये हो गया 24/√3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, नीचे √3 मिलकर 3 हो गया, ये कट के 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3। तो या तो आप आंसर लिखेंगे 8√3 मीटर पेड़ की हाइट, या लिखेंगे 24/√3। सो बुक में जो आंसर दिया है वो 8√3 दिया हुआ है। ओके, so this way you can find the height of the tree. Next, question number 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ के कि क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस को हम लोग को पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ना है। अगेन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं, नो डाउट। बस लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपोरेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान, और साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसी तरह कॉस का, उसी तरह टैन का, इतना बस वैल्यूज आना चाहिए। एक चीज और जो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी ये है कि आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपके पास वो हिम्मत नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन को हिम्मत करके हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। देखने में तो लग रहा होगा बहुत बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ते हैं जरा क्या है सवाल। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है कि भैया चिल्ड्रेन पार्क में 2 स्लाइड लगाना है। बच्चा सब जो झूलू नीचे नहीं गिरता है, स्लाइड करता है, वो वाला स्लाइड लगाना है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था कि भैया 2 स्लाइड लगाना है। एक स्लाइड तो उसको बोला गया था कि ऐसे 2 स्लाइड लगाना है। जस्ट एक मिनट, ओके ओके ओके,
दैट्स इट। तो कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था कि 2 स्लाइड लगाना। ये स्लाइड ठीक है, ज़मीने पर लगाएगा। मान लीजिए कि बता देते हैं, ज़मीन है मेरा, 2 स्लाइड लगाना है। इसे ऐसे गिरेगा बच्चा, एगो बच्चा ऐसे गिरेगा, 2 स्लाइड, ओके? फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, 5 साल से नीचे का जो बच्चा होगा, बुतरू, उसके लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड वेयर द टॉप ऑफ हाइट इज 1.5 मीटर। बोला कि जो बच्चा 5 साल के नीचे का होगा, वो प्रेफर करेगा कि 1.5 मीटर हाइट से ज्यादा पर नहीं, मतलब बच्चा यहाँ चढ़ के यहाँ से स्लाइड मारेगा, खट 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 यहाँ तक गिर जाए। ठीक है, ऐसे देखते हैं, इधर सीढ़ी लगा होता है, बच्चा सब सीढ़ी से चढ़ता है, चढ़ के यहाँ जाता है, उसके बाद वहां से स्लाइड, ओके? एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन जो नीचे वाला ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ही जो सीढ़ी है, बोला कि इसको 30 मीटर झुका होना चाहिए। ठीक है, एंड अगला बात, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, बड़का बचवा सब के लिए, जो बड़ा बच्चा सब है, ही वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उसको बोला कि वो बच्चा सब 3 मीटर ऊंचा से जो है गिरना चाहता है। तो मान लीजिए कि 3 मीटर हाइट से ये सब बच्चा सब स्लाइड करना चाहता है, जो थोड़ा सा बड़का बच्चा है, तो वो ऐसे गिरेगा इस पर। इफ दिस इज हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, यही है। अब हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द ईच केसेस। ईच केस में ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी का ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड का लंबाई कितना होना चाहिए, और कुछ तो नहीं है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं, मान लीजिए कि सपोज कीजिए इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। सो परपेंडिकुलर 1.5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज AC। यही है, इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाइए। अगर मान लीजिए इसका नाम देते हैं CDE, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज नथिंग बट CE। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भैया ये AC निकालो और ये CE निकालो। तो यहां से AC निकाल लीजिए, साइन 30 डिग्री कितना होता है, इफ यू रिमेंबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई AC। और यहां से AC कितना निकला, AC इज इक्वल टू, ये गुना हो जाएगा 3 मीटर, तो ये हो गया मेरा 3 मीटर। तो ये वाला सीढ़ी 3 मीटर, छोटका बचवा सबके लिए, बड़ा बच्चा के लिए साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2 इज इक्वल टू 3/CE। तो CE का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से निकल कर आ गया, इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 6/√3, इन दोनों 6/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। जैसे ऊपर नीचे √3 से गुना कीजिएगा, तो ये कट के हो जाएगा, √3 गुना √3 नीचे 3 हो जाएगा, 3 से कट के ये 6 2 हो जाएगा, 2√3। तो ये वाला हाइट कितना हो गया, 2 तो कितना आसान है। सवाल पढ़ने में तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन अगर ये फिगर बना दिया हमने, तो यहाँ पे एक बार साइन 30, यहाँ पे एक बार साइन 60, बस ये निकल गया, ये निकल गया, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये मुश्किल नहीं है। हिम्मत, क्वेश्चंस को देख के अगर आपको पढ़ने की हिम्मत नहीं आएगी, तब तो आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बना पाइएगा। बट मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने पढ़ने का हिम्मत कर लिया, तो सवाल तो बन के रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि वो सवाल को रोक दे जो है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सवाल देखने में कितना बड़ा है, बट पढ़िए जरा इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, टॉप ऑफ द टावर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि टावर ये है, ठीक है, ये है टावर। कोई टावर है जो जमीन पर पड़ा हुआ होगा, ये जमीन पर है, इसका ये टॉप पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो कोई आदमी यहां होगा, यहां पे ये आदमी होगा,
आदमी व्यूअर, और इसकी आंखों से एक तीर निकल के ये टॉप तक जा रहा होगा, ये लाइन ऑफ साइट होगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो ये एंगल मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशंस of the top of a tower from a point on the ground पर हो, which is 30 मीटर away from the foot of the tower। टावर के पैर से ये पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। टावर के पैर से ये पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक आदमी है, वो टावर के टॉप को देख रहा है, और ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है? हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालना है। तो 90, ये इस एंगल के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan 30 डिग्री 1/√3। परपेंडिकुलर नहीं पता है, दिस इज 30। तो यहां से परपेंडिकुलर निकल जाएगा, कितना निकल कर आएगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहां से परपेंडिकुलर निकल कर आएगा 30/√3। ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर में हो गया 30 गुना √3, और नीचे में √3 मतलब 3, 3 से कट के ये 10। तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज 10√3। इतना मीटर। यही मेरा आंसर हो गया टावर का हाइट। सवाल में कोई? ठीक है, अगला सवाल ये है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर अगेन 141 पे है। सवाल ये है, पढ़ने की हिम्मत करनी है, सवाल बन के रहेगा। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। करे एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग जो उड़ रहा है भाई, तो पतंग ये मेरा है पतंग, ठीक है। ये रहा मेरा पतंग, उड़ रहा है या उड़ रही है जो भी। तो एक आदमी उसको रस्सी से ऐसे पतंग को ये कर रहा है। और पतंग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पतंग का हाइट क्या है? 60 मीटर। तो जमीन से अगर हम लोग यहां से बात करें, तो जमीन से पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके। द स्ट्रिंग मतलब धागा। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग से जुड़ा हुआ ये जो धागा है, उसको कहा गया है कि ये धागा को जमीन में यहाँ पे बांध दिया गया है, यहाँ पे गाड़ दिया गया है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड से उसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ग्राउंड से ये धागे का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। क्या करना चाहिए? ये आपके पास एंगल दिया हुआ है, इस एंगल मान लीजिए हम इसको ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे पतंग को हम लोग सी लिखते हैं। तो ये इस एंगल के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। ये एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है। फॉर्मूला यूज करना चाहिए साइन थीटा। साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 60 डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेनस, 60 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री 1/2, 60/h, ठीक है। तो अब यहाँ पे h यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, तो इससे निकलकर अब आपके पास आ गया कि दिस h इज इक्वल टू this is nothing but 120 meter। Okay, so this was your question, and this was question number 5. 5. A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite, is temporarily tied to point on the ground. Oh, sorry, it's here. मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया था? 30 डिग्री कर दिया था, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया है। इस आंसर को सही करना पड़ेगा।
सिंपली सही करने के लिए इस एंगल को मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी एंगल हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन वो गलती सुधार के लायक है। ओके, सो ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री, नथिंग बट एंगल इज 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेनस h। साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई h। तो यहां से h का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, h इज इक्वल टू 120/√3। क्या किया हम लोगों ने, h को यहां लाए, इसको यहां गुना कर दिए, 120/√3। इसको करने के लिए क्या कीजिए, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 120 गुना √3 डिवाइड √3 3 हो गया, 3 से कट के ये 40 हो गया। तो इस तरह से दिस इज नथिंग बट 40√3 मीटर। ओके, तो थोड़ा सा ये 60 डिग्री देख के हम लोग को लगाना है। देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ये 30 डिग्री होता तो वो 120 डिग्री होता, नो डाउट। अगला सवाल आप इस टाइप का बना लीजिए, एग्जाम में 60 डिग्री के अगर 30 डिग्री दे देगा तो आंसर 120 डिग्री 120 हो जाएगा। तो देयर इज नो इश्यू एट ऑल, बट ये 60 डिग्री। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए इस सवाल को। सवाल क्या है, सवाल देखा जाए। सवाल पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से फिगर को बनाते जाइए। सवाल है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज ए स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक ये 30 मीटर का लंबा हाइट का बिल्डिंग है, 30 मीटर का बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, जिसका हाइट है 1.5 मीटर। ये बचवा का हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशंस, अब आ जाइए, एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम हिज आईज, इसके आंख से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो पहले क्या कर रहे हैं, अब ऐसे सोचिए, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन है। अगर इसका ये टॉप है तो ये आदमी ऐसे देखता होगा, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशंस ये है, ठीक है। Angle of elevations increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। कहा जा रहा है ये आदमी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो ये आदमी बिल्डिंग की तरफ बढ़ के यहां आ गया है, यहां तक आ गया है। जब यहां आ जाएगा तो उस समय इसकी आंखों का ये, यहां से इस समय लाइन ऑफ साइट ये रहा होगा, तो उस समय ये एंगल एलिवेशन एंगल है, और पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ये था। कहा यह जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया। मतलब पहले ये 30 डिग्री था, अब आपका ये 60 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। कहा जाता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना दूरी चला, ये वाला दूरी हम लोग को बताना है। ये जो दूरी चला है ना, ये दूरी हमको बताना है कि कितनी दूरी हम चल के गए हैं, या हमारे आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है, ये हम लोग को बताना है। तो कैसा लगता है आपको ये सवाल? क्या आपको ये सवाल भारी लगता है या आसान लगता है या बहुत मुश्किल लगता है? लेट्स सी, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल क्या आसान है या भारी है। चलिए, सवाल को आपके सामने ही सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए, जो कुछ भी बनाया था वो चीज यहाँ पर अब आपके सामने आ गया। फिगर को थोड़ा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ये है मेरा बिल्डिंग और ये है मेरा आदमी, यहाँ था। इस समय इसकी आंखों से ये आपको टॉप ऑफ बिल्डिंग का, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन था। ये इस समय इसका एंगल था ये 30 डिग्री, ठीक है। अब ये आदमी थोड़ा आगे चला गया, चलिए चल के यहाँ आ गया।
जैसे ये आया उस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशंस, इसका ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये चीज 60 डिग्री हो, राइट। हमसे ये पूछा जाता है कि ये आदमी कितना दूर चला है, दिस डिस्टेंस, दिस इज व्हाट। ये आदमी है 1.5 मीटर का, बिल्डिंग की पूरी हाइट थी 30 मीटर, तो ये भी हाइट जो है आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। ये जो हाइट 30 था तो ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। पूरा 30 था, ये 1.5 मीटर का है तो ये 28.5 हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही आपको बताने, वो क्या बताने वाला हूं, वो देखिए। ये एंगल कितना है जी, 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 की 60, 120, 180 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान से सोचिए, सिंपली यहां देखिए, ये और इसको सोचिएगा, इस ट्रायंगल को, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसका मतलब कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इसको क्यों? क्योंकि ये आपका समद्विबाहु आइसोसेलस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना, ठीक है। तो ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल इसलिए बना कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, दिस दिस एंड दिस आर इक्वल। तो अगर ये पूछा जाए कि ये कितना दूरी चला है बंदा, इधर जो चला है, तो ये निकालना है, तो बेसिकली अगर ये भी निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। इज इट दैट? अब अगर ये 60 डिग्री है और ये चीज कितना है भाई, ये है 28.5, यहां आइए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, और ये टॉप का नाम दे दीजिए सी। इस ट्रायंगल में सोचिए, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल एबीसी में, ये पता है ये निकालना है, ये पता है ये निकालना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन 60 डिग्री बराबर सामने परपेंडिकुलर 28.5 डिवाइडेड बाई योर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज नथिंग बट एसी। यही एसी का वैल्यू निकल जाएगा, वो इसके बराबर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 28.5 बटा एसी। इसलिए एसी बराबर, ये इसमें गुना होगा, 28.5 गुना 2 बटा √3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, बराबर 28.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 57, दिस इज √3 डिवाइडेड बाई √3 गुना √3 3 होता है, 3 कट के ये कट के 19, तो बराबर 19 √3 मीटर। तो मैं बोल रहा हूं कि ये 19 √3 मीटर आया, ये भी 19 √3 मीटर हुआ, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को देखा था, ये 30, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये आंसर 19 √3 मीटर हो जाए। अब पूछेंगे सर, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, आइसोसेलेस के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते, तब क्या करते? तब मैं आपको बोलता कि आप क्या कीजिए, भाई आपके पास ये डिस्टेंस निकालना था, तो आप इस ट्रायंगल में क्या कीजिए, एक फॉर्मूला लगाइए tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये चीज निकल जाएगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगाइए, इतना डिवाइडेड बाई ये पूरा चीज, उस समय आप ये निकाल लेते। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इस सवाल को आप अगर दूसरे और मेथड से बनाने की कोशिश करते, तो आप इस सवाल को ऐसे बना सकते थे कि यहां पे है ए बी सी, इसका नाम दे देते आप डी। इस ट्रायंगल में आप tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाते और आप लिखते BC डिवाइडेड बाई AB, यहां से आपको AB निकल जाएगा, ओके, यू विल गेट AB। इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाते, tan 30 डिग्री,
और उस समय आप लिखते हैं यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई ये चीज AB प्लस AD, AB प्लस AD। क्यों? क्योंकि tan 30 डिग्री दिस डिवाइडेड बाई दिस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इस tan 30 डिग्री के लिए। तो उस समय आपको ये तो ऑलरेडी आप यहाँ से AB निकाले हुए हैं, यहाँ रख देते, फिर इसको सॉल्व करते, BC आपको पता है AD निकल जाता। तो आइदर दिस वे और दिस वे, आप जैसा बनाना चाहें, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सवाल, अगेन आपके सामने सवाल पढ़ने की हिम्मत करना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevations of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building। कहना ये सवाल क्या चाह रहा है कि पहले आपके पास एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और ये हमारा जमीन है। बिल्डिंग मान लीजिए दिस इज AB, ये मेरा बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट का ये बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट का। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लीजिए, लेट अस सपोज C। The angle of elevations of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर यहां पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। देखते हैं जनरली लोग अपने घर पे जो टावर लगाता है, तो ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, मान लीजिए ये टावर BD। कहा यह जा रहा है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का ये जो बॉटम है, नीचे वाला है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, कितना है भाई? 45 डिग्री। और टॉप का एलिवेशन का दिस वन, इसका कितना? 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा जाता है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का हाइट BD कितना है? मैं आपको क्या कर रहा हूं, सबसे पहले वेरी सिंपली क्या कीजिए, आप इस ट्रायंगल को पहले कंसीडर। इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है, इस ट्रायंगल में आप tan यू फाइंड tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 AB 20 डिवाइडेड बाई बेस AC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 20 बटा AC। इस तरह से आपके सामने आ गया AC इज इक्वल टू 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है? ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है, BD का हाइट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाइए, ठीक है। बड़ा वाला कौन सा ट्रायंगल है? बड़ा वाला ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में चले जाइए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, दिस इज हाउ मच? 20 प्लस BD, मतलब ये 20 मीटर बिल्डिंग प्लस ये ट्रांसमिशन टावर डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज 20, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, 20 प्लस BD डिवाइडेड बाई 20। tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 20 प्लस BD डिवाइडेड बाई 20। तो यहां से अगर आप जब आप निकालेंगे तो BD इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, यानी कि 20 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस, तो दिस इज योर आंसर। दिस इज 20 इंटू √3 माइनस 1 का मीटर आंसर होगा। ये सिंपली यहां से निकल गया। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल से हमने बेस निकाल लिया, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने आपको 20 प्लस ये लिखा था डिवाइडेड बाई 20 लिखा था, tan 60 डिग्री का अप्लाई किया, हमारा BD का वैल्यू निकल गया। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आइए अब अगेन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि a statue 1.6 meter tall
एक मूर्ति है, छोटा सा गांधी जी का मूर्ति ले लीजिए या कोई भी, नॉट आई एम सेइंग नॉट गांधी जी, बट जनरली हम लोग कोई स्टैचू होता है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखते होंगे आप कहीं कहीं टावर वगैरह के ऊपर कुछ इस टाइप का टावर्स रहते हैं, जैसे समथिंग लाइक ऐसा कुछ टावर टाइप का चीज रहता है, ठीक है। जनरली गांधी चौक वगैरह पे देखेंगे इस टाइप का टावर रहता है, उसके ऊपर जो है एक स्टैचू लगा होता है, ठीक है। वहां पर एक स्टैचू जो है यहाँ पे 1.6 मीटर हाइट का एक स्टैचू लगा है। तो ये पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब स्तंभ, उसके ऊपर जो है 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू लगा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ग्राउंड पे आ जाइए, ग्राउंड पे इस पॉइंट पे आ जाइए, यहां से मैं देखना शुरू करूंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। स्टैचू का, ये स्टैचू है, इसका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या से, यहां से मेरी आंखें हैं, इन आंखों से जो है, आंखों को हम लोग हॉरिजॉन्टल से इतना ऊपर उठाएं, कितना, 60 डिग्री। And from the same point, the angle of elevations of the टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का जो टॉप है, पेडेस्टल का टॉप ये है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशंस यहां से आते हैं। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगेन ये क्वेश्चंस जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का हाइट निकालना है। मान लीजिए इस पेडेस्टल का हाइट अगर हम लोग सपोज कीजिए कुछ लिख देते हैं, सपोज दिस इज यू से परपेंडिकुलर और बेस वर्ड यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर यूज करते हैं, और परपेंडिकुलर नहीं यूज करके आई से यू यूज सिंपली, आप ऐसा कीजिए कि इसको सिंपली कहिए, मान लीजिए कि तो एक्स कहिए, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे ये tan 45 डिग्री, नाम दे दीजिए ए बी ई डी, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 डिग्री इक्वल टू एक्स, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस ए बी। tan 45 डिग्री 1 होता है, x डिवाइडेड बाई ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी मेरा x निकल, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये पूरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, x प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय बेस इज x। अब बस यही निकालना है, इसी को सॉल्व करना है, कोई मुश्किल तो है नहीं। सिंपली इस इक्वेशंस को यू हैव टू सॉल्व। अगर जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व किसको करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस वन। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई एक्स। पूरा भाग कीजिए, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.6, इस x को लाके इधर घटाइए, x घटाएंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इतना मीटर। बोलेंगे सर ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है किताब में, अब क्या करेंगे। तो आपको क्या किया जाता है, जनरली इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, √3 माइनस 1 है तो यहाँ पे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 कर देंगे, ओके। तो ऐसे केसेस में अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तब क्या होगा जी, जब आप और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से कट के ये हो गया 0.8, तो आंसर है 0.8
इंटू √3 + 1 मीटर, ये आंसर है। बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आइदर यू फिल दिस वन, या आप चाहते तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते थे सर 1.6 डिवाइड बाय √3 - 1 आंसर होगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब क्या है कि क्वेश्चंस जब कोई बच्चा पढ़ेगा ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि सर ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का पता नहीं सर क्या क्या कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि सबसे पहले एक बिल्डिंग को खड़ा कीजिए, ठीक है। तो ये रहा मेरे सामने एक बिल्डिंग, ठीक है, दिस बिल्डिंग, ये है मेरा बिल्डिंग, बिल्डिंग नाम दे दीजिए ए। बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा भाई, जमीन पर, तो बिल्डिंग को खड़ा कर दिए। कहाँ का आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, इसका मतलब कि एक टावर भी जमीन पे कहीं ना कहीं खड़ा है, ठीक है। बिल्डिंग के साथ साथ एक टावर भी कहीं ना कहीं खड़ा है, तो बिल्डिंग के सामने एक टावर को भी खड़ा कर दीजिए, ठीक है, इसको भी जमीने पर खड़ा कर दीजिए। ए बी है, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए सी डी, ये मेरा टावर है, ठीक है। अब देखिए कैसे नहीं सवाल समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर से। तो टावर का पैर मतलब यहां पे आदमी अगर अपना आंख रखता और ये बिल्डिंग का ये टॉप पॉइंट होता, तो हम लोग इसको ऐसे जोड़ देते और ये होता मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 30 डिग्री, ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर का ऊपर वाला हिस्सा का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैर से इज 60 डिग्री। ये यहां से अगर हम लोग देखते हैं इसको, ये दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहां पे आंखें होती, यहां पे तीर निकलता, लाइन ऑफ साइट ये बनता, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ऊपर हमारे आंखों को ऐसे उठाना पड़ता, ठीक है। हाँ, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट 50 मीटर है, 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है। भाई इस सवाल में कोई जान नहीं, फिगर बनाने में जो परेशानी हुई हो, लिखने में समझने में जो परेशानी हुई हो, भाई ये देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को आपने नजर के सामने रखिए तो जरा, ये ट्रायंगल को क्या नाम है भाई, ट्रायंगल का नाम हम लोग दे रहे हैं ए सी। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो 50 डिवाइडेड बाई बेस, बेस इज हाउ मच, AC। tan 60 कितना होता है, √3, √3 इज इक्वल टू 50/AC, यानी कि AC बराबर 50/√3, तो ये चीज हो गया 50/√3 मीटर, ये निकल गया। अब आप पूछेंगे सर अगर इसको निकाल दिए तो अब आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है, इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ABC, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AB, इसको निकालना है, डिवाइडेड बाई
दिस वन हाउ मच 50/√3 50/√3। तो अब आप सोच लीजिए कि ए बी कितना हो जाएगा। इफ यू फाइंड फ्रॉम हियर, यहां से अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस करके आप क्या कहेंगे, यहाँ ये योर ए बी इज इक्वल टू 50/√3, ये नीचे से ऊपर गुना हो गया, गुना tan 30 डिग्री, 50/√3 tan 30 डिग्री 1/√3, तो 50 मतलब 16.2/3 मीटर। दिस मच इज आंसर। क्या ये सवाल सॉल्व करने में कोई मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है। सिंपली इस ट्रायंगल में एक हम लोगों ने tan लगाया, इस वाले ट्रायंगल में tan लगाया। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, सवाल सॉल्व करने के पीछे मेरा पर्पस जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको सिंपली सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस भरना चाहता हूं, जिससे आप ये कहें कि ये सवाल हम बना सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन मेरा वही कहना है कि आप सवाल को पहले पढ़ने की हिम्मत कीजिए। ठीक है, सवाल को पढ़ने की हिम्मत कीजिए। सवाल को पढ़िए, क्या सवाल कर रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर साइड ऑफ द रोड। कह रहा है कि जो रोड है, रोड के सामने एक यहां पर एक आपको कह रहा है, ये मेरा रोड है, रोड पर यहां पर एक पोल खड़ा है, यहां पर एक पोल खड़ा है। ठीक है, रोड के दोनों साइड में पोल खड़ा है, दोनों बराबर हाइट का पोल है। रोड कितना है? 80 मीटर चौड़ा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से यहां पर रोड पर का एक बिंदु ले लीजिए, उसे कहा जाता है कि एक टावर का जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरे टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक के बारे में बोलता है कि वो जो है 30 डिग्री है और एक के बारे में कहता है कि आपको 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर P है या पॉइंट A है, इस पॉइंट का ये जो पोल है, मान लीजिए B, C, D, E, दोनों पोल बराबर हाइट का है जी। तो हमसे कहा जाता है कि ये पॉइंट A इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है, और ये इनका हाइट कितना है। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल मुश्किल है? अगर आपको लगता है मुश्किल है तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या करता हूं, आपके लिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि ये x है। ठीक है, हमने क्या किया, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो पूछेंगे कि अगर ए बी एक्स है तो ये कितना है भाई, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्या है, कोई दिक्कत? आइए, ये दोनों की हाइट बराबर है। किनका किनका हाइट बराबर है? बीसी का भी हाइट बराबर है और सीडी का भी हाइट बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ दोनों इक्वल हाइट के दिए हुए हैं। यानी आपको बीसी इज इक्वल टू डीई होगा, डीई। ये दोनों के हाइट बराबर है। क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला लगाइए? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बीसी
डिवाइडेड बाई BC डिवाइडेड बाई AB दैट इज x। और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू BC बाई x। तो इस तरह से BC का मान कितना निकला? BC इज इक्वल टू निकला x√3। अगर ये x माना गया तो ये x√3 आ गया, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई x√3। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला लगाइए? tan 30 डिग्री। तो आप जानते हैं अगर ये x√3 है तो ये कितना है? ये भी x√3 है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस वन x√3 डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल में डिवाइड बाई दिस 80 माइनस x। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√3। okay? tan 30 डिग्री 1/√3 x√3 डिवाइडेड बाई 80 माइनस x। इनको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना करेंगे तो निकल कर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसको इधर गुना करेंगे तो 80 माइनस x। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो x को लेकर इधर जोड़िएगा, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20। तो यहां से निकल कर आ गया आपको x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अब बताइए इस सवाल में जो जो अब पूछ रहा है वो निकला या नहीं निकला? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल की हाइट x का मान अगर 20 निकला है तो ये हो गया आपका 20√3। ये x का मान अगर ये 20 है तो ये 20 हो गया, ये कितना हो गया? 60। तो अब आपके पास जो ये बुक है, इस बुक में देखिए क्या आंसर लिखता है, 20√3 पोल का हाइट और 20 मीटर और 60 मीटर। ये 20 मीटर, ये 60 मीटर और ये 20√3। अगेन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा पर्पस नहीं है। क्वेश्चन बनाकर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा करना कि क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ये हमारा पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कनाल। एक टीवी टावर है, ये खड़ा है कनाल, जो नहर होता है उसके किनारे। तो नहर के किनारे ये कनाल जो है खड़ा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली, दूसरे किनारे से अपोजिट साइड ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये आपका कहा जा रहा है कि यहां से ये जो टीवी टावर खड़ा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे यहाँ पे आई है, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले आए हम लोग, 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि ये निकालिए हाइट और ये निकालिए BC। अगर आप चाहेंगे तो इस सवाल को मैंने पहले भी बनाया है, इसी क्रम में मैंने सवाल बनाए थे, दो मेथड से बनाए थे। पहला मेथड से जो मैं है वो आपको बना के दिखाता हूँ और वो आप समझिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल मेथड बता रहा हूँ। वो ये बता रहा हूँ कि अगर ये 60 है तो ये कितना है भैया? 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। 120, 30, 150, तो ये भी 30 डिग्री हुआ। अगर ये 30 डिग्री है तो आप बताइए ये और ये बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में आप देखते हैं, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। कौन सा रूल हुआ आपको? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 20 है तो ये कितना है भाई? ये भी 20 है। ये तो जस्ट मैं ट्रायंगल के कंसेप्ट को यूज करके बना रहा हूं। अदरवाइज मैं चाहूं तो ये 20 को नहीं भी यूज करूंगा तो भी मैं आंसर निकाल दूंगा। बट अभी आपको समझाने की कोशिश में बहुत ही सिंपल मेथड्स में बता रहे हैं, ये 20 है तो ये भी 20 है। अगर ये 20 है तो जरा आप सोच के देखिए कि इस ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल में भाई, ये ट्रायंगल बी सी और मान लीजिए इसका नाम यहाँ पे ए दिया ही हुआ है। एबीसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखो एबीसी में ध्यान से देखो तो ये 60 डिग्री है, ये 20 मीटर है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। अरे ये निकालना है और ये निकालना है भाई। तो आप क्या करिए, एक बार साइन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक बार कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन 60 डिग्री ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, कॉस 60 डिग्री बी सी डिवाइडेड बाई ए बी जाएगा सिंपली। एक बार साइन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक बार कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या कीजिएगा, इफ यू अप्लाई साइन 60 डिग्री तो दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 20 मीटर, ए बी डिवाइड बाई 20। साइन 60 कितना हो गया भाई, √3/2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 20। योर ए बी इज हाउ मच, ए बी इज इक्वल टू 10√3। तो टावर की हाइट जो है मात्र 10√3। ये कनाल की चौड़ाई दिस इज बीसी। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप निकालने के लिए हम लोग यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाई योर हाइपोटेनस दिस इज 20। cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाई 20। आप देख लीजिए बीसी का वैल्यू 10 आ गया, बीसी इज इक्वल टू 10 मीटर। सो दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। एंड आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, द बुक इज हियर। आंसर इज आपके पास हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट 10√3 और कनाल की चौड़ाई 10 मीटर। तो ये हमने टेक्निक यूज किया था। बट अगर आप बोलते कि सर मुझे अगर ये चीज नहीं आ पाता कि ये और ये हम नहीं समझ पाते कि बराबर है, ये 30 डिग्री 30 डिग्री, इतना जल्दी मेरा दिमाग काम नहीं करता, तब मुझे क्या करना चाहिए था। ठीक है, सब उस समय क्या करना चाहिए था वो ये देखिए। सर अगर आप ये चीज नहीं सोच पाए कि ये, अगर आप ये चीज नहीं सोच पाए तो आपको क्या करना चाहिए वो देखिए। ये मेरा टावर था, ये चीज दिया हुआ था, ये पॉइंट है ए बी सी, ये था कनाल की चौड़ाई, वो जो नहर जा रहा था, नहर के पर ये हमारा टावर खड़ा है। और ये दूरी दिया हुआ था मेरा 20 मीटर। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, 30 डिग्री। मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं। तो x नहीं मान के हम लोग इसको x मान लेते हैं। मान लीजिए, मानने के लिए आप वो भी मान सकते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमने बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। आप चाहते तो ए बी भी मानते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इस ट्रायंगल में आप क्या कीजिए, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, दैट इज एक्स। tan 60 इज √3 ए बी डिवाइडेड बाई एक्स। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, एक्स रूट, ये x√3 आया, ये x है। बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री अप्लाई कीजिए। tan 30 डिग्री इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में, किसमें, इन ट्रायंगल ABD, tan 30 डिग्री दिस डिवाइडेड बाय दिस वन मतलब x√3 डिवाइडेड बाई नीचे वाला कितना, 20 प्लस x। ठीक है, तो इसको लेके यहां सॉल्व कर दीजिए। tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू x√3 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x। तिरछे तिरछे गुना कीजिए, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये गुना हो गया 3x, ये इधर आके घट जाएगा, 20 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 10, यानी ये निकल कर आ गया 10, ये निकल गया 10। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर, इधर दिस वे और दैट वे, ट्राई टू थिंक। अगला सवाल नंबर 12, 12 नंबर सवाल,
मैं अगेन बोल रहा हूं, इस सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए सवाल को। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है प्यारो, ये सवाल कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। 7 मीटर हाइट वाला एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक ये बिल्डिंग हम लोग ले लेते हैं, 7 मीटर हाइट का मेरा बिल्डिंग है। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए हम लोग ए बी। बिल्डिंग कहाँ खड़ा रहता है? जमीन पर, तो ये जमीन को बना दिए हम। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के यहां पर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब एक केबल टावर भी है, ठीक है। तो केबल टावर मान लीजिए कि यहां है, ठीक है। ये केबल टावर है, ये है केबल टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। केबल टावर के टॉप, यानी कि यहां से मेरी आंखें जो है, यहां से ये लाइन ऑफ साइट बन गया। और ये जो एंगल था, दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज 60 डिग्री। कोई बात नहीं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी होगा उसमें ऑब्जेक्ट नीचे होता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, इट्स फुट मतलब टावर का फुट, 45 डिग्री। यानी यहां से, अब ये जो टावर है उसका ये पैर है, उस पैर के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये, दिस वन, दिस वन, ठीक है। ये एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट है मेरा, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आंखों को कितना नीचे करना है भाई? 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री यहां से नीचे करेंगे आंखों को, तो हमको यहाँ टावर का, केबल टावर का पैर दिखेगा। यहां से 60 डिग्री अगर ऊपर करेंगे तो केबल टावर का टॉप दिखेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे होता है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है। फिगर बनाने में, समझने में जो समय लगा, सवाल बनाने में समय नहीं लगेगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये लाइन आपको इसको इंटरसेक्ट करता है, तो दो पैरेलल लाइन का ये एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, तो दिस इज 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अगर ये 45 है, मान लीजिए, तो आप इस ट्रायंगल की बात कीजिए। इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस 7 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, CD दे देते हैं। तो दिस इज डिवाइडेड बाई CD। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई CD। CD इज इक्वल टू AC, सॉरी नॉट CD, इट इज AC, यस AC, ठीक है, AC। सो AC का मान कितना आया? 7 मीटर। ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, तभी तो ये 45 डिग्री है। tan 45 इज दिस बाई दिस, tan 45 इज 1, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, फाइन। तो अगर ये 7 है, तो ये भी तो 7 है भाई, ये भी 7 है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है, ये भी 7 है, 7। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये मान लीजिए E लिख दीजिए, DE डिवाइडेड बाई दिस मच 7। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, tan 60 is √3, √3 by 1 is equal to DE by 7. This implies that DE is equal to 7 √3। तो ये पता चल गया कि ये हाइट मेरा 7 √3 है। कौन? ये वाला। ये कितना था भाई? ये 7 है, तो ये भी 7 है। तो इस टावर का हाइट कितना होगा? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज 7 प्लस 7 √3। तो 7 कॉमन कीजिए, 1 प्लस √3, दिस मच मीटर आंसर। क्या सवाल बनाना कोई मुश्किल है जी? सवाल पढ़ना मुश्किल है। मैंने आपको क्या बोला था? सवाल पढ़ना मुश्किल है, सवाल पढ़ लेंगे तो बनाना मुश्किल नहीं होगा।
सवाल पढ़ना मुश्किल है, सवाल पढ़ के हिम्मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर योर सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 15 नंबर तक सवाल है, बता के आपको खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस सवाल में क्या कहा जाता है? कहा जाता है as observed from the top of 75-meter height lighthouse from the sea level। तो सी लेवल से मतलब जहां पे जमीनी सतह से 75 मीटर हाइट, ये देखिए जमीनी सतह से 75 मीटर हाइट पर एक लाइट हाउस है यहां पर। ठीक है, तो हमको लगता है कि आदमी यहीं पर बैठा हुआ है, आंख लेके अपना यहीं बैठा हुआ है। ठीक है, इसको दे दीजिए ए बी। As observed from the top of 75-meter height lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। तो एक शिप यहां पर है, दिस इज वन शिप, और एक शिप हमारा यहां पर है। मान लीजिए ये शिप का नाम है और इसका नाम है डी। अब यहां से अगर देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट मेरा नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो डिप्रेशन की बात होगी। आप यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख रहा है, तो डिप्रेशन की बात होगी। यहां से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कर दीजिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां से अब इस लाइन ऑफ साइड को ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ये। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ा इस ऑब्जेक्ट के लिए। इस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा। कितना कहा जा रहा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। तो अब आप सोच के देखिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था और ऐसे हमने ज्वाइन किया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये 30, ये मेरा कितना है? 45 डिग्री। पूछता है कि इफ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप ठीक दूसरे के पीछे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दोनों शिप के बीच की दूरी निकालिए। यानी हमको निकालना है सीडी कितना है। तो अब आप पूछेंगे सर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? मैं आपको बोलता हूँ बहुत ही आसान है। इतना आसान तो कोई सवाल ही नहीं होगा। आप इस ट्रायंगल में सोचिए, इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे tan का फॉर्मूला अप्लाई करते, tan 45 डिग्री अगर आप अप्लाई करते तो क्या आता? दिस इज 75 डिवाइडेड बाई एडी। एडी का वैल्यू भी 75 मीटर आ जाता, ये भी 75 हो गया। tan 45 डिग्री इज 1, तो 75/75। बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या कीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल में आप अप्लाई कर दीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? दिस मच, दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस सी डी, 75 प्लस सी डी, और यही तो सी डी आपको निकालना है। tan 30 डिग्री कितना होता है भाई? 1/√3। दिस इज 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस सी डी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड सी डी इज इक्वल टू, ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा। सी डी इज सी डी is equal to 75 कॉमन √3 -1, दिस मच मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज योर सी डी। दिस सी डी इज क्वेश्चन नंबर 13, 75 इंटू √3 -1, दिस इज दिस वन सिंपली। तो ये अब आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ से इधर गुना कीजिए, इधर गुना कीजिए, 75 √3 75 प्लस सी डी, तो इससे सी डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सी डी ये निकल गया। यही चीज कहा रहता है यहाँ पे निकाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है क्या कि अगर इस सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा या पढ़िएगा तो सवाल आपको क्या कह रहा है वो सुनिए। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है,
एक यहाँ पे लड़की खड़ी है, स्पॉट्स मतलब देखती है बैलून मूविंग विद द विंड, एक बैलून जो हवा में बह रहा है या चल रहा है in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर ये बैलून है। इस लड़की ने पहली बार जो देखा था अपनी आंखों से, तो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशंस जो था वो 60 डिग्री था। इस समय ये एंगल 60 डिग्री था, और जब दूसरी बार देखी तो उसने 30 डिग्री हो गया, मतलब बैलून यहां से इधर चला गया। ठीक है? पहली बार जब देखी थी तो लाइन ऑफ साइट ये था और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो ये एंगल 60 डिग्री। अगली बार बैलून आगे चला गया है, ऐसे ये लाइन ऑफ साइट बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये 88.2 मीटर कहां से है? जमीन से है, यहां से है, यहां से है। इसमें ये लड़की का हाइट भी 1.2 शामिल है। ठीक है? तो अब आपसे पूछा जाता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून। बैलून कितना आगे गया है, मतलब ये दूरी बताना है। दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको बताना है कि बैलून कितना आगे चला गया है। ठीक है? सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सवाल सिंपल है। बस आपको हिम्मत करके इसको सवाल में बढ़ जाना है। सवाल तो समझ में आ गया, अब जब सवाल समझ में आ गया तो सवाल न बनने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो यहां पर ये लड़की है, ये बैलून है। पहले बैलून कहीं यहां पर था, लड़की ने इसको देखा था ऐसे 60 डिग्री। ठीक है? तो अब जरा सोचिए इसकी हाइट कितनी है लड़की की? 1.2 मीटर। बैलून जमीन से कितना ऊपर है? 88.2 मीटर। सो 1.2 मीटर, ये हाइट को घटाइए, ये हाइट कितना आया? 87 मीटर। कितना आया? 87। उसके बाद जब बैलून यहां आ गया, उस समय लड़की तो यही है, लड़की ने इसको ऐसे देखा। ठीक है? तो उस समय ये एंगल कितना हो गया था? 30 डिग्री। नाम देता हूं, लेट अस सी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, एंड एक पॉइंट आप फिलहाल ये ले लीजिए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द दिस इंटरवल। बैलून कितना आगे गया? बैलून ये डिस्टेंस आगे गया, हमको क्या निकालना है? डीई निकालना है। तो अब आप सबसे पहले क्या कीजिए वो ये देखिए। सबसे पहला काम आप इस ट्रायंगल में सोचिए। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? tan 60 डिग्री। तो इस फॉर्मूला हमने लगाया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई AE, 87 डिवाइडेड बाई AE, 87 divided by AE. Tan 60 is root 3. Root 3 is equal to 87 by AE, और इसलिए AE is equal to 87 by root 3। 87 by root 3 यहाँ पर है। मैं एक बता देना चाह रहा हूँ कि 87 by root 3 को ऊपर नीचे root 3 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 87 इंटू रूट थ्री 3 होता है, 3 से कटा के ये 29 हो जाएगा। तो दिस इज 29 रूट 3। कौन? दिस वन, 29 रूट 3। अब अगला चीज, अगला ये है कि आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री हो चुका है, घट गया है। इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, सामने ये हाइट कितना है भाई? 87। तो दिस इज 87 डिवाइडेड बाई ये पूरा चीज, ये पूरा कितना है? 29 रूट 3 प्लस डीई।
29√3 प्लस डी, और यही डी मुझे निकाल इसी फॉर्मूला से। तो इसमें अब क्या होना है, बस ये सिंपली हियर tan30 1/√3 इज इक्वल टू 87/29√3 प्लस DE। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, हटा लीजिए, डी सिंपली निकल कर आना है 58√3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर 87√3, 29√3 जाके घटेगा, 58√3 आंसर आ जाए। तो ये अब आपका डी का आंसर निकल गया, यानी कि इस दौरान आपका बैलून कितना ट्रेवल किया आगे, तो 58√3 मीटर ट्रेवल किया। ओके, देन आई विल बी आस्किंग यू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चंस को पढ़ने की हिम्मत कीजिए। A straight highway leads to the foot of the tower। एक टावर है, आ जाइए, लोग यहां बनाते हैं, सवाल को फोटो बनाते चलते हैं। एक ये मेरा टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे रोड है, वो टावर के पैर पर जाके खत्म हो जाता है या वहां से गुजरता है। मान लीजिए ये टावर है, टावर का नाम दे देते हैं हम लोग A, B। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये आपका एक रोड है। A man standing at the top of tower observes a car। अब एक आदमी यहां पर है, ठीक है, एक आदमी यहां पर है, आदमी का हाइट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आदमी को एकदम छोटा मान के चलिए, क्योंकि हाइट टावर बहुत बड़ा है। A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। उसने क्या पाया कि एक कार को पाया, एक ये कार है, मान लीजिए कि ये कार है, यहां पे ये कार है। सो ये हमारा यहाँ पे उसका आंख है, आई है। उसने क्या किया, यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन था आंखों से निकला हुआ, अब उसने एक लाइन ऑफ साइट बनाया कार तक, ठीक है, कार तक लाइन ऑफ साइट बनाया गया। दिस इज माय कार, ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। तो ऑब्जर्व्स एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कार जो है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे भी बढ़ रहा है कार, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है विथ यूनिफॉर्म। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, मतलब कार अब यहां आ गया है भाई, तो उस समय उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड्स कार यहां पहुंच गया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अरे इस बिंदु से यहां तक आने में अब कितना टाइम लगने वाला है कार को, कितना टाइम लगेगा ताकि यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे। 6 सेकंड में यहां पहुंचा था, अब ये आगे इसको बढ़ना है। अब आप पूछेंगे सर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस भी है, इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। आप याद कीजिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता था। तो डिस्टेंस क्या होगा जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब क्या कीजिए कि मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू v।
तो ये जो दूरी है सी से लेके मान लीजिए इसको डी पॉइंट दे देते हैं, ये दूरी कितना होगा? स्पीड गुना टाइम 6 सेकंड में गया है, तो ये हो गया मेरा 6v। कितना हो गया? दिस इज 6v। ठीक है, टाइम 6, स्पीड v, तो 6v। यहां पे आ जाइए, ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर यहां से यहां आने में t टाइम लगता है, तो यहां से यहां ये दूरी कितनी होगी? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, v इंटू टी, vt। ये दूरी vt हो गया, ये दूरी 6v है। ये जो t निकलेगा वही मेरा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? सिंपली मैंने कहा लेट द स्पीड इज इक्वल टू v, और स्पीड इज इक्वल टू v है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो इसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये 6 सेकंड में तय दूरी है, तो कितना हो जाएगा? स्पीड v मल्टीप्लाइड बाई टाइम 6, तो 6v, ये 6v है। ये अगर t टाइम में तय दूरी है तो t मल्टीप्लाइड बाई v, vt दूरी है। अब इसको अब आप कुछ नहीं करना है, इसके बाद अब इस सवाल में कुछ भी जान नहीं रहा। ठीक है, अब ये सवाल बहुत ही सिंपल हो चुका है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर बहुत ही सिंपल हो चुका है, तो क्या सिंपल हो चुका है बता दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, जरा इस ट्रायंगल को तो ध्यान से देखिए। अगर इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं इस फिगर को दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देख सकें। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना है जी? 120 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये आपका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे देख लीजिए, अगर ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये बराबर हो जाता है ना। तो अगर ये भी 6v है, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये भी 6v है। दिस 6v, दिस इज vt। ये vt है, ये 6v है। समझ रहे हैं? ये vt है, ये 6v है, ये vt है, ये 6v है। इस ट्रायंगल में cos 60 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। cos 60 डिग्री, cos 60 बेस बाई हाइपोटेनस, vt डिवाइडेड बाई 6v, vt डिवाइडेड बाई 6v। दिस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, यानी कि कौन सा ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। क्योंकि हमने क्या किया, ये 6v है तो ये भी मैंने बोला कि 6v है। आप पूछेंगे 6v क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, ये 120 है, 30 ये भी 30, ये दोनों बराबर हो चुके हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में cos 60 बेस बाई हाइपोटेनस। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? याद कीजिए, 1/2 vt डिवाइडेड बाई 6v। इसे v कैंसिल, इज 3, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t का मान 3 सेकंड, 3 सेकंड में। आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे ये चीज नहीं पता होता कि मैं ये और ये बराबर करके आपने निकाल लिया है, तब मैं क्या करता? तब उस समय आपको क्या करना था? एक बार tan 60 का फॉर्मूला अप्लाई करना था, एक बार tan 30 का फॉर्मूला अप्लाई करना था। tan 30 इज इक्वल टू दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस वन, दिस मच 6v प्लस vt। tan 60 का अप्लाई कर दिस हाइट डिवाइडेड बाय 6 ये vt, और वहां से आप सॉल्व करते तो आपको t का वैल्यूज निकल जाता। आप चाहे तो मैं करके ही दिखा देता हूँ, लेट्स सी। देख ही लीजिए। क्यों आप कहेंगे कि सर लास्ट सवाल है और फिर भी हम लोग अ, उस मेथड से नहीं कर पाए, या हमको मेरा बुद्धि इतना काम नहीं कर रहा था। तो लास्ट सवाल है इसलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। लेट्स सी दिस वन। 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज vt, दिस इज 6v, दिस हाइट मान लीजिए x। सपोज कीजिए, पहले लगाइए आपको tan 60 डिग्री, tan 60
tan 60 degree is equal to x divided by vt. X divided by vt. Tan 60 root 3. Root 3 is equal to x by vt. X is equal to vt. X is equal to vt इंटू रूट थ्री. ठीक है, x का मान निकल गया. अब आप इसमें क्या कीजिए, अब आप tan 30 डिग्री लगाइए. ठीक है, ये अब यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाइए. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस x डिवाइडेड बाई दिस वन 6v प्लस dt. tan 30 डिग्री 1 by रूट थ्री x v t गुना रूट थ्री डिवाइडेड बाई 6v प्लस t. इधर गुना कीजिए. v t गुना 3 इक्वल टू 6v प्लस t. ठीक है, vt को इधर लाइए. तो ये 3vt है, ये vt आगे घटेगा. 2vt इज इक्वल टू 6v. t इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेकेंड. 3 सेकेंड. ऐसे भी आंसर निकल गया, वैसे भी निकला था. और इस सवाल में हम लोगों ने किया क्या था, इस सवाल में हमने आपको, अगर आप सही से देखेंगे, देखिए इस सवाल में हम लोगों ने बड़े यहाँ से चले थे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम से स्टार्ट करके इस सवाल को सॉल्व किया था. हमने दोनों मेथड से आपको करके दिखाए थे, दो मेथड से इस सवाल को सॉल्व करके दिखाया था. तो ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट था. इस कंसेप्चुअल पार्ट्स में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में हमने आपको ये सभी सवाल को करके दिखाया था. एंड फाइनली अगेन लास्ट में आपको इस जगह पे लाके खड़ा करता हूँ. क्या इस क्लास के शुरू होने से पहले जैसा आपको डिफिकल्ट लग रहा था, क्या हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर अब पढ़ने के बाद कैसा लगता है? ज़रूर बताइएगा. हमारे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे कमेंट करके बताइएगा कि भाई सर हमने जो पढ़ा हाइट एंड डिस्टेंस आपको क्या. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स बनते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट समथिंग फॉर आर इम्प्रूव. ये भी बोल सकते हैं सर और इम्प्रूवमेंट. बट आई से के हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 में एक सवाल बोर्ड में आता ही आता है. और जो इतने जो सवाल बताए गए हैं 15, उन्हीं 15 सवाल में से एक सवाल आपको बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो 10th बोर्ड का जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, सवाल तो आएगा. एक सवाल आएगा. आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. और छोटी छोटी जो कंसेप्ट है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, साइन का डिफिनीशन, कॉस का डिफिनीशन, टैन का डिफिनीशन, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टैन, साइन, कॉस, टैन एट द डिफरेंट एंगल्स. और एक लास्ट वो आपका हिम्मत कि हम सवाल कर सकते हैं. जब तक वो नहीं पैदा होगा आपके अंदर में कि मैं सवाल कर सकता हूं, तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी आपके पास थ्योरी हो. तो दैट करेज, दैट मोटिवेशन, दैट हिम्मत, वो आना चाहिए.
तो अगले क्लास में फिर हम लोग होपफुली इसके बाद सर्कल चैप्टर आने वाला होगा। सर्कल चैप्टर में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर जाके प्रैक्टिस कीजिए। इन 15 सवाल को 2-4 और सवाल कुछ होंगे, एग्ज़ाम्पल्स में होंगे, उनको भी बना लीजिए। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।